हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हम बात कर रहे थे यहाँ पे जैव प्रक्रम के बारे में, और आपने अलग अलग प्रकार के जैव प्रक्रम यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो देखते हैं अभी तक क्या क्या हमने समझा है। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है आपका, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो सिस्टम आपके पास आ रहे हैं या जो प्रोसेस आपके पास आ रही है वो आपको यहाँ पर अच्छे से देखनी है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर साल इससे 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में इसके आता है और एक आपका जो सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आ जाता है। कभी कभी 2 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। मान के चलिए कि जो दो क्वेश्चन है वो आपके बनेंगे, और जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ से आता ही आता है। कभी कभी और में जो दिए जाते हैं क्वेश्चन, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको वो नहीं करना है तो उसके अथवा या और में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है, और दोनों ही क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। या कभी कभी आपको दो अलग अलग क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के होते हैं वो इस सेम चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आपको पूरा चैप्टर समझना है, और जितने भी नंबर आपके यहाँ से बनते हैं वो आपको यहाँ पे क्या करने हैं, फिक्स करने हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इनके प्लांट्स में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो हमने यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम को पढ़ लिया है। ठीक है, हमने जाना जाइलम और फ्लोएम में किस प्रकार से यहाँ पर परिवहन होता है, एक दिशीय किस में होता है, द्विदिशीय किस में होता है। टॉपिक जो हमारा आज का है वो है एक्सचेंज ऑफ सैप। क्या बोला गया इसमें एक बार देखते हैं हम, जो ट्रांसपोर्टेशन की ही बात करता है प्लांट्स में। The upward movement of water and minerals from root to different plant parts is called exchange of sap। यानी कि क्या बोला गया है, जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पानी और खनिज की ऊपर की ओर गति को रस का आरोहण कहा जाता है। क्लियर है, इजी है। जिस चीज को हमने इतने इजी वे में कहा था उसे उन्होंने एक टर्म दे दिया है, एक्सेंट ऑफ सैप। ठीक है, या फिर जिसे कहा गया है रस का आरोहण। ठीक है, क्या होता है रस का आरोहण? हमने कहा यहाँ पर ये भूमि है, ये ऊपर प्लांट है, यहाँ पे जड़ है, यहाँ पे पानी है। ठीक है, ये लीफ हो गई या डिफरेंट पार्ट्स हो गए हैं। आपने कहा पानी का जड़ से फिर तने में, तने से पत्ती में, और अलग अलग पार्ट्स में जो पानी का चढ़ना है, ये जो पानी का ट्रांसपोर्ट है, उसी को हम एक्सचेंज ऑफ सैप यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला, हमने कहा मैनी फैक्टर्स आर एट प्ले इन एक्सचेंज ऑफ सैप एंड इट टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप्स। दे आर एक्सप्लेन एज फॉलोज। यानी कि हमने बोला है कि रस के आरोहण में कई कारक भूमिका निभाते हैं और ये कई चरणों में होता है। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। यानी कि आपको बोला गया कि जितनी सिंपल प्रोसेस आपको बताई गई है कि यहाँ पानी जो है वो जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, फिर तनों में पहुंचता है और फिर पत्ती में पहुंचा दिया जाता है। आपने कहा ये जो प्रोसेस है वो अलग अलग स्टेप में अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होती है, और अलग अलग जो फैक्टर है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट प्रेशर के बारे में, और हम बात करेंगे कैपिलरी एक्शन के बारे में। ठीक है, अभी आपके चैप्टर से शायद जब आप क्लास 11-12 में जाते हैं तो शायद अब चैप्टर हट गया है। इससे पहले जब हमारे पास चैप्टर आता था आप दोनों चीजों को बहुत डिटेल में समझते थे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे जितना कि हमारे पास यहाँ पर आता है। आपने कहा द वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ रूट सेल्स आर वेरी थिन। जो यहाँ पर जड़ रोम होते हैं, या जिन्हें आप क्या कहते हैं, रूट हेयर भी कहते हैं, उनकी जो वॉल होती है बहुत थिन होती है। ऑफकोर्स थिन होंगी, क्यों? क्योंकि हमने क्या बात की है, रूट है, ये है, आपने कहा ये है रूट, और यहाँ से निकलती हैं, ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से सेकेंडरी से टर्शरी भी निकल सकती हैं इस प्रकार से। ये रूट है। ठीक है, अब रूट इतनी ऊपर को नहीं जाते हैं, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए। यहाँ से बहुत फाइन स्ट्रक्चर निकलते हैं इस प्रकार से, जैसे बाल जैसी संरचना होती है वैसे ही बहुत फाइन स्ट्रक्चर निकलते हैं इस प्रकार से। आप इजीली देख सकते हैं, कभी आप किसी जड़ को देखेंगे
तो जब आप जड़ निकालते हैं तो आपको इसी प्रकार के क्या दिखते हैं, छोटे छोटे हेयर दिखते हैं। जैसे कि आपने मूली निकाली है, कभी मूली में आपको छोटे छोटे हेयर दिखे हैं। अब यही पहचान होती है। आलू आप निकालेंगे, आलू में आपको इस प्रकार के हेयर नहीं मिलते हैं, लेकिन मूली जब आप निकालते हैं तो मूली में आपको इस प्रकार के हेयर दिखते हैं। तो ये छोटे छोटे होते हैं, इन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें? रूट हेयर्स, या इन्हें कहते हैं जड़ रोम। ठीक है। अब आपने कहा ये जो रूट हेयर है इनकी जो सेल वॉल है, क्योंकि आपने कहा हर एक पार्ट बना है सेल से, तो जो रूट हेयर है ये भी सेल से बने हैं, और सेल से बने तो सेल में सेल वॉल भी होगी, क्योंकि आप प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। आपने कहा इनकी जो सेल वॉल है बहुत कैसी होती है? थिन होती है, बहुत पतली होती है। वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स द रूट हेयर्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। क्या होती है ऑस्मोसिस? आपने बोला यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है, और ये पानी कहाँ जाता है? रूट हेयर के द्वारा जड़ में जाता है। सबसे पहले जो रूट हेयर है, जड़ रोम है, ये पानी को अवशोषित करेंगे और इनके द्वारा जो पानी है वो जड़ में चला जाता है। किसके द्वारा जाता है? ऑस्मोसिस के द्वारा जाता है। अब समझना ये है कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। समझना ये है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है। ऑस्मोसिस अगर हम कहें तो सिंपल सा है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर या पानी का विसरण फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से पानी का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो विसरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो विसरण शब्द जो है वो विसरित होने के लिए है, और विसरण शब्द जो है वो हम एयर के लिए यूज करते हैं। तो क्या कहा गया है? एक मेम्ब्रेन है जो सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल का मतलब कुछ चीजें इसके आर पार जा सकती है, सारी नहीं जाएंगी, कुछ सेलेक्टिव चीजें जाएंगी, जिसे आप सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और आपने कहा यहाँ पर जो है पानी का हाई कंसंट्रेशन है, इस ओर क्या है? पानी का हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर पानी का क्या है? लो कंसंट्रेशन है। अब जो पानी है वो कहाँ जाएगा? हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, या इसे समझते हैं एक और डायग्राम के थ्रू। ठीक है। ये हमारे पास आते हैं बीकर, और ये बीकर क्या है? यह बीकर। ठीक है। दो बीकर हमारे पास आते हैं, और दोनों बीकर क्या हैं? दोनों बीकर के बीच में हमने इस प्रकार से एक पाइप लगा दिया है। एक यहाँ पे पाइप को अरेंज किया गया है, ये है पाइप। दोनों बीकर के बीच में हमने पाइप को यहाँ पे अरेंज किया है। इन बीकर में है पानी, एक बीकर में ज्यादा पानी है। अभी आपने ये पाइप को बंद कर रखा है, ठीक है। एक बीकर में ज्यादा पानी है और एक बीकर में कम पानी है, ठीक है। अब हमने क्या किया है? पाइप को पहले बंद था, पाइप आपने खोल दिया, इनके बीच का यहाँ से भी खोला है, यहाँ से भी ओपन कर लिया है। अब आप बताइए पानी की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी? ऑफ कोर्स हमने कहा यहाँ ज्यादा पानी है तो पानी यहाँ की ओर जाएगा, तब तक जाएगा जब तक दोनों में पानी इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक है। इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोसिस आप अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं ऑस्मोसिस को, कि दो आपने बर्तन है, एक में फुल पानी है, एक में थोड़ा सा कम पानी है या बहुत कम पानी है, दोनों को अगर आपने कनेक्ट कर दिया है तो वहां पर पानी का जो विसरण होगा, पानी का जो बहाव होगा, वो उच्च सांद्रता, सांद्रता का मतलब है कंसंट्रेशन, यानी कि आप मात्रा से लगा लेंगे कि अधिक मात्रा से जो पानी है वो कम मात्रा की ओर जाएगा। इसी को हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं। और आपको बोला क्या गया है कि जो यहाँ पर पानी है वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा कहाँ जाता है? रूट में जाता है। इट मीन्स आप क्या समझे इस बात से कि पानी का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पानी बाहर से जड़ में जा रहा है, इट मीन्स कि बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि मिट्टी में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी जड़ की तुलना में, ठीक है। अब जड़ में कम पानी है, मिट्टी में ज्यादा पानी है, तो पानी क्या हुआ? ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा जड़ में एंटर कर जाता है। इसे हम कह रहे हैं यहाँ पर ऑस्मोसिस। आपने कहा द वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ रूट हेयर are very thin. Water from soil enters the root hairs because of osmosis. आगे बढ़े, आगे बात करते हैं।
आपने कहा रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द बेस ऑफ द स्टेम। आपने कहा यहाँ पे जो रूट प्रेशर है, एक जो जड़ दाब होता है, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है पानी के मूवमेंट के लिए। और कैसी मूवमेंट? अपवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या चीज आपने पढ़ी है? जड़ का दबाव अगर हम पढ़े या जड़ का दाब अगर हम पढ़े तो हमने कहा जड़ के बालों की कोशिकाओं की दीवारें बहुत पतली होती हैं। परासरण के कारण मिट्टी का पानी जड़ बालों में प्रवेश करता है। जड़ का दबाव तने के आधार तक पानी की गति के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है रूट प्रेशर, समझेंगे। उससे पहले हम केशिका क्रिया यानी कि हम बात कर लेते हैं कैपिलरी एक्शन के बारे में। आपने कहा वेरी फाइन ट्यूब्स इज कॉल्ड अ कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी बहुत छोटी छोटी क्या होती है? ट्यूब्स होती हैं। वाटर और एनी लिक्विड rise in the capillary because of physical force, and this phenomena is called a capillary action. Water in stem rise up to some height because of a capillary action. आपने कहा केशिका क्रिया क्या होती है? बहुत महीन नली को हम केशिका कहते हैं। पानी या कोई भी तरल पदार्थ भौतिक बलों के कारण कोशिका में ऊपर उठता है। इस घटना को हम केशिका क्रिया कहते हैं। इस घटना को केशिका क्रिया कहा जाता है। केशिका क्रिया के कारण तने में पानी कुछ ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अब हम कहें कि यहाँ पे प्रेशर कैसे जनरेट हो रहा होगा। तो देखिए, ये आप समझ रहे होंगे कि हमने क्या बनाया है। स्टेम है और स्टेम से लीफ निकल रही है। ठीक है, इस प्रकार से है। यहाँ पर है पानी। पानी को अवशोषित किया जाता है, पानी एंटर करता है रूट में। अब पानी ऊपर की ओर कैसे चढ़ेगा? पानी चेन बनाता है ऐसे। पानी के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अटैच होकर के चेन बनाते हैं और पानी ऐसे ही ऊपर की ओर बढ़ता है। पानी चला गया है लीफ में ऐसे। अब हमने एक चीज पढ़ी थी जिसे हमने क्या कहा था? ट्रांसपिरेशन कहा था या वाष्पोत्सर्जन कहा था। और इस प्रक्रिया में हमने क्या बोला था? हमने कहा था कि पानी, जितना पानी जो पौधा अवशोषित करता है उतने पानी को यूज नहीं करता है। अतिरिक्त जो पानी होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि बताइए, गर्मियों के टाइम पे जब आप एक रास्ते पे चल रहे थे जहाँ पे धूप थी, आपको बहुत गर्मी का एहसास हो रहा था, आपको बहुत गर्म हवाएं फील हो रही थी। जैसे ही आप पेड़ों की छांव में जाते हैं आपको ठंडक महसूस होती है, आपको ठंडी हवाएं फील होती हैं। ठीक है, तो आप छांव में गए तो ठीक है, आपको धूप नहीं लग रही है, लेकिन हवाएं भी वहां पे ठंडी होती है। इसका क्या रीजन है? हमने कहा उसका रीजन होता है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन फिनोमिना में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था पानी जो है वो तरल अवस्था में होगा। ये पानी जो है वो कौन सी अवस्था में है? लिक्विड फेज में है। लेकिन अगर अतिरिक्त पानी पौधे में आ जाता है तो पौधा क्या करता है? अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले ये जो पानी है, ये H2O है, पानी है, ये गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है पत्ती में और पत्ती से बाहर निकल जाता है। किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। अब पानी है, चाहे पानी गैस की फॉर्म में है या लिक्विड की फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, पानी का नेचर होता है ठंडक यहाँ पे प्रदान करना, है ना। तो हमने कहा कि पानी निकला है किसकी? वाष्प के रूप में, इसीलिए आपको ठंडक महसूस होती है और जो हवाएं होती हैं वो ठंडी आपको फील होती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने का जो यहाँ पर पानी है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अब हमने कहा ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पर रूट प्रेशर से क्या मतलब है या फिर एक्सटेंट ऑफ सैप से क्या मतलब है? मतलब ये है, ध्यान से देखिए, अगर मैं ये हटा दूं और पूरे मॉलिक्यूल बना दूं, पूरे मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल है, ये वो मॉलिक्यूल है जो पहले गैसीय अवस्था में परिवर्तित हुआ होगा और बाहर निकला होगा। जब ये मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है वाटर का, तो इसकी जगह खाली हो गई है। जब इसकी जगह खाली हुई तो अब ये जो इसके पीछे का मॉलिक्यूल है ये आगे आएगा, फिर इसके पीछे का जो मॉलिक्यूल है ये आगे आएगा, फिर ये आगे आएगा और ये जो चेन है ये चलती रहेगी इस प्रकार से। आपने कहा इस प्रकार से आगे चलती रहेगी। इट मीन्स कि आप क्या देख रहे हैं? चेन आगे की ओर बढ़ रही है।
जब चेन आगे की ओर बढ़ेगी तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, रूट में एक क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक दाब क्या होगा वहां पे क्रिएट होता है, और इसी के द्वारा जो पानी है वो अवशोषित किया जाता है रूट के द्वारा। तो हमने कहा कि जो ट्रांसपिरेशन है वो न सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी को रिमूव कर रहा है प्लांट से, बल्कि पानी को एब्जॉर्ब करने में भी तो हेल्प करेगा। आपने कहा जैसे जैसे पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकले ये चेन आगे की ओर बढ़ रही है, और ये चेन जब आगे की ओर बढ़ी तो यहाँ पर एक क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। क्लियर इतनी बात? अब आगे बढ़े, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए क्या क्या चीजें हमने एक्सटेंट ऑफ स्टेप में पढ़ी है, उसके बाद हम कुछ और फिनोमिना पढ़ेंगे, कुछ और वर्ड्स को यहाँ पर समझेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जिसमें हमें बता रखा है एडेशन एंड कोहेशन के बारे में। आपने कहा एडेशन क्या है? Addition cohesion of water molecules. Water molecules make a continuous column in the xylem because of a force of addition and a cohesion among the molecules. ठीक है, अभी का पानी के अणुओं का असंजन और सामंजस्य, पानी के अणुओं के बीच आसंजन और सामंजस्य की शक्तियों के कारण जाइलम में एक सतत स्तंभ बनते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में है जो हमने कहा था कि कॉलम बनता है। ठीक है, जाइलम के अंदर, क्योंकि वाटर का कंडक्शन तो जाइलम ही करेगा, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, हमने कहा जाइलम के अंदर एक कॉलम बनता है वाटर का। तो उसके द्वारा यहाँ पर आपने जैसे जो आपने अभी पढ़ा ट्रांसपिरेशन पुल, वही हम यहाँ पे लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल यहाँ पे क्या होता है, जनरेट होता है। आपने कहा लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू अ स्टोमेटा एंड अ लेंटिसेल्स इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? वाष्पोसर्जन। पत्तियों में जो छिद्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है, और स्टेम में जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेंटिसेल्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टोमेटा आपको मिलते हैं लीफ में, स्टोमेटा आपको मिलते हैं लीफ में, और लेंटिसेल्स आपको मिलते हैं स्टेम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर जो पत्ती के जो छिद्र होते हैं या तने के जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, जो पानी है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम वाष्पोसर्जन कह रहे हैं। ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा creates a vacuum which creates a suction called transpiration pool. The transpiration pool sucks the water column from the xylem tubes and thus water is able to rise to great heights in even the tallest plant. आपको बोला गया वाष्पोसर्जन खिंचाव क्या होता है, पौधे में रंध्र और जो लेंटिसेल्स होते हैं, इसे आप लेंटिसेल्स ही लिखेंगे, के माध्यम से जल वाष्प की हानि को वाष्पोसर्जन कहा जाता है। रंध्रों के माध्यम से वाष्पोसर्जन से निर्वात बनता है जो एक सक्शन बनाता है, जिसे वाष्पोसर्जन खिंचाव कहते हैं। वाष्पोसर्जन खिंचाव जाइलम नलिकाओं से पानी के स्तंभ को खींच लेता है और इस प्रकार पानी सबसे ऊंचे पौधे में काफी ऊंचाई तक बढ़ने में सक्षम होता है। आपने कहा ट्रांसपिरेशन पुल ही है जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा था। ये ट्रांसपिरेशन पुल ही है जिससे कि क्या हो रहा है, जो जल है उससे पानी एब्जॉर्ब हो रहा है और पानी जो है वो हाइट तक पहुंच रहा है। इसमें एक चीज होती है, ये है जाइलम, ये पाइप जो है जाइलम है। एक फोर्स लगता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक तो दोनों मॉलिक्यूल अटैच होंगे और दूसरा होता है ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर ये जो जाइलम होते हैं, जाइलम से भी क्या होता है, ये अटैच रहते हैं, जिसे हम एडेशन जो कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि भोजन का परिवहन, जो कि हम जाइलम में पढ़ते हैं। अब देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स happens because of utilization of energy। आपने कहा पौधे में भोजन का परिवहन ऊर्जा के उपयोग के कारण होता है। Thus, unlike the transport through xylem, it is a form of active transport। आपने कहा इस प्रकार जाइलम के माध्यम से परिवहन के विपरीत ये सक्रिय परिवहन का एक रूप है। ये क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होता है। अब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की क्या होती है, एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, मोर ओवर द फ्लो ऑफ सब्सटेंस थ्रू फ्लोएम टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, जिसे हमने क्या कहा था, बाई डायरेक्शनल फ्लो कहा था। तो आपने कहा इसके अलावा जो फ्लोएम के माध्यम से पदार्थों का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, दैट इज इट इज अ टू वे ट्रैफिक इन फ्लोएम। आपने क्या है, यानी कि फ्लोएम में दो तरफा यातायात है या बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। ठीक है,
हमने कहा कि जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल कहा था, जाइलम में यूनिडायरेक्शनल है, फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल है। ट्रांसपोर्टेशन is the process of loss of water as vapor from aerial parts of the plant, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन है वो पौधे के हवाई भागों से वाष्प के रूप में पानी की हानि है। ये आप जाइलम वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, ये लाइन जो है वो यहाँ नहीं आएगी जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अभी तक सारी चीजें सिंपल हैं, इजी हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और प्रोसेस हम पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं या उत्सर्जन कहते हैं। उससे पहले एक बार आप लोग अपनी स्लाइड को पढ़ लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारे पास आती है वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हमने कहा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन को। सबसे पहले हमने क्या कहा था, न्यूट्रिशन या पोषण को हमने सबसे पहले कहा था। और पोषण को जब हमने समझा हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी परपोषी पोषण को जब आपने समझा तो आपने पढ़ा था डाइजेशन को। ठीक है, डाइजेशन यानी कि पाचन को। आपने कहा जब डाइजेशन हो गया है तो पाचित भोजन का ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, तो आपने उसके बाद पढ़ा था सर्कुलेशन को। ठीक है, सर्कुलेशन भी हो गया है। अब आपने कहा डाइजेस्टेड जो फूड है वो सेल में भी पहुंच गया है, तो उसके बाद आपने पढ़ा था यहाँ पे रेस्पिरेशन को। ठीक है, यानी कि श्वसन को। अब आपने कहा ठीक है पाचन की प्रक्रिया हो गई है, लेकिन इन सभी प्रोसेस में आपने कहा कि ऐसा नहीं था कि जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उन सभी का हमने डाइजेशन हो गया है और उन सभी से हमें क्या मिला है, यहाँ पे पाचित भोजन मिला है या ग्लूकोज मिला। आपने कहा कुछ कैसे थे, वेस्ट प्रोडक्ट भी था। उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो आपने कहा एक तो डाइजेस्टेड फूड का सर्कुलेशन हुआ और एक हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, या जिसे आप क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हमें पढ़ना है उत्सर्जन यहाँ पर। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो हमने कहा लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सर्टेन बेसिक प्रोसेस। यही तो हम पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस है, जैविक जो प्रक्रियाएं होती हैं कि हर टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, उनके जो फूड हैबिट है वो अलग होती है, उनके रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो अलग होती है, लेकिन कुछ बेसिक प्रोसेस होती है जो सब में सेम होती है। और वो क्या होती है, आपने कहा एक तो होगा न्यूट्रिशन कि सभी में भोजन ग्रहण सभी करेंगे। ठीक है, भोजन को ग्रहण सभी करते हैं, तो आपने एक तो भोजन ग्रहण करना, और उनमें से एक आता है एक्सक्रीशन की वेस्ट प्रोडक्ट भी सभी की बॉडी से क्या होता है, रिमूव होता है। तो आपने कहा एक्सक्रीशन इज वन अमंग दैम। इनमें से क्या है, एक उत्सर्जन है कि जो सभी जीवों में पाया जाता है, नेसेसरी है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉलो डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, और ये वैरी करता है कि अलग अलग जीवों में एक्सक्रीशन अलग अलग तरीके से होगा। जैसे न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है, वो सभी में पाया जाएगा, चाहे यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, या फिर हमने कहा यू कैरियोट है या प्रो कैरियोट है, बस शर्त यही कि वो जीव होना चाहिए, सजीव होना चाहिए। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि न्यूट्रिशन किसी में आपने कहा कि कीमो ऑटोट्रॉफ है, कोई फोटो ऑटोट्रॉफ है, कोई क्या है हेटेरोट्रॉफ है, कोई क्या है हमने कहा पैरासिटिक है। तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या है, जीव आए हैं, लेकिन न्यूट्रिशन तो सभी में हो रहा है, यानी कि भोजन की आवश्यकता या एनर्जी की आवश्यकता सभी को है। वैसे ही एक्सक्रीशन भी इसी प्रकार की एक प्रोसेस होती है और सभी में क्या होती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस there is a specialized system or excretion called human excretory system। आपने कहा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं या वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो उनमें क्या होता है कि हर एक चीज के लिए एक अलग सिस्टम बना होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाईली डेवलप्ड कहते हैं या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं या एडवांस ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कहते हैं।
तो इसी प्रकार से जैसे ह्यूमंस हैं उनमें क्या है, एक्सक्रीशन के लिए भी एक अलग से सिस्टम है। जैसे कि डाइजेशन पढ़ा तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, सर्कुलेशन पढ़ा तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की, रेस्पिरेशन पढ़ा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की। वैसे ही अगर आप एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं तो अब आप बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं जो एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर भाग लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी किया था, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सिस्टम को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो एक्सक्रीशन में हमने क्या समझा है, हमने कहा द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी जो किडनी होती है आपकी, ठीक है, अ पेयर ऑफ यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरिथ्रा, यानी एक यूरिथ्रा होगा, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा, दो क्या होंगे हमारे पास, यूट्रस होंगे, क्योंकि पेयर हमें बोला गया है, दो हमारे पास किडनी होंगी, यानी कि एक जोड़ी किडनी का मतलब दो किडनी होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किडनी से, ठीक है, और किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। आपने कहा किडनीज are bean shaped structures located on either side of the backbone and are protected by the ribs and muscles of the back। सबसे पहले हम शेप की बात करेंगे। ये होते हैं बीन के शेप के, जैसे आपने राजमा खाए हैं तो राजमा के आकार के होते हैं ये, और छोटे होते हैं, राजमा के आकार के होते हैं। पीछे की साइड होते हैं हमारे बैकबोन, दोनों साइड होंगे, और पीछे की साइड होते हैं आपके बैक के साइड की ओर होते हैं। ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं आपके रिब्स से। रिब्स, रिब्स आप जानते हैं, आपके चेस्ट एरिया में एक बोन होती है, ये है स्टर्नम। ये है स्टर्नम, ठीक है, ठीक है। पीछे से बोन आती है जो आपकी बैकबोन है, इस प्रकार से आती है, ये आपको फील भी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है, ठीक है। ये आपको फील भी होती है, अगर आप जैसे फील करेंगे तो आपके जो चेस्ट एरिया से लेकर के जो नीचे की ओर आपका एब्डोमेन एरिया होता है, वहां तक की आपको फील होती है, 12 जोड़ी होती है। लास्ट की जो रिब्स होती है वो इस प्रकार की होती है, छोटी सी लास्ट की जो रिब्स होती है वो इस प्रकार की होती है, और यहीं पर आपकी जो किडनी है वो इस प्रकार से पाई जाती है, इतनी बड़ी नहीं होती है लेकिन यहाँ पे पाई जाती है। और ये क्या करती हैं, आपको बताया गया है कि जो आपकी किडनी है यहाँ पे, वो कहाँ सुरक्षित रहती हैं, रिब केज में, या रिब्स जो होती हैं, आपकी जो पसलियां होती हैं, रिब्स को हम क्या कहते हैं, पसलियां कहते हैं। जो आपकी रिब्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं आपकी किडनी को दोनों साइड में, ठीक है, दोनों, एक राइट साइड होगी, एक लेफ्ट साइड होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपने कहा ईच ह्यूमन अडल्ट किडनी हैज अ लेंथ ऑफ 10 to 12 सेंटीमीटर। एक जो वयस्क व्यक्ति होता है, मनुष्य की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो किडनी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अगर हम विड्थ की बात करें तो कितनी होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। एंड वेट अराउंड 120 to 170 ग्राम, ध्यान रखिए ग्राम में बोला गया, तो अब आप समझ सकते हैं कितनी छोटी होगी, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं वहां पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपने कहा द किडनीज हैव एन इनर कनेक्टिव स्ट्रक्चर्स, इनमें क्या आता है, अब किडनी का स्ट्रक्चर इतना इजी, इतना सिंपल नहीं होता है जितना सिंपल हमें बोला गया है कि ये क्या है, क्या बोला गया है कि ये क्या है, किडनी के शेप का होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आप किडनी में पढ़ते हैं, और जो क्या करते हैं, फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं या फिर फिल्ट्रेशन में जो मदद करते हैं। तो हमें यही बोला गया है, किडनीज हैव एन इनर कनेक्टिव स्ट्रक्चर, द ब्लड वेसल्स, ureter and nerves enter the kidneys through the hilum which is a notch at the inner connective surface of kidney, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे किडनी के अंदर होता है, ब्लड वेसल्स जाती हैं, यूरेटर जाता है, एंड नर्व्स जाती हैं। The renal pelvis, a large funnel-shaped space, is present inner to the hilum, is has many projections known as a
गैसेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे टर्म्स हमें तब समझ आएंगे जब आप किडनी के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले एक जो डेफिनेशन है उसे आप देखिए यहाँ पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड हैं एक बार आप लोग से पढ़ लीजिए। चलिए, अब आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको होमवर्क आप लोगों ने नोट कर लेना। सबसे पहले आप किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्राम है वो आप लोग बना करके लेके आएंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा डायग्राम है, आपको डिटेल स्ट्रक्चर बनाना है। ये आपको सिर्फ पार्ट्स बताए गए हैं कि सबसे पहले नंबर 1 पे है यहाँ पे यूरेटर। ठीक है, ये क्या होता है, यूरेटर है। सेकंड पे किडनी है, ये दोनों किडनी आती हैं। तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर, जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। और लास्ट है यूरेथ्रा। ठीक है, ये यूरेथ्रा आपका आता है। तो ये आपको पार्ट्स के बारे में बताया गया है। एक बार किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तब आपको उनके पार्ट्स के बारे में पता चलेगा और आप समझेंगे कि कैसे जो किडनी है वो फंक्शन करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन कैसे होता है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप डायग्राम को समझ के लेके आएंगे। यहाँ पर जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।